नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जहां पर जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें कवर करना है। तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन हुआ है, ये क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। महिला उद्यमिता मंच के बारे में बात करेंगे और पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है, इससे संबंधित कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। एशियाई विकास बैंक जो अक्सर चर्चा में रहता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं और म्यूचुअल फंड लाइट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन है ये क्या है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन हुआ है। फोटो भी आप देख सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। जो 28वां COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ था, वह भी दुबई में हुआ था। तो उसी से चीज़ों को कोरिलेट करके आप देखेंगे और इससे संबंधित चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मुख्य बिंदु ये है कि ये जो सम्मेलन हुआ है COP21 के परिणामों पर आधारित है। तो पहले जो मैंने आप लोगों से कहा उसी के संदर्भ में जो COP28 हुआ है उसके परिणामों पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं शब्दावलियों को लेकर के। जैसे ये जो COP है, COP का मतलब क्या है। हो सकता है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हों, जिन्होंने कोचिंग कर लिया है या जिन्होंने सेल्फ स्टडी भी किया है, तो एक अच्छी समझ रखते हैं तो COP के बारे में जानते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर उसको भी समझ लेते हैं। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है। अब ये कहाँ से आया, और इसके साथ साथ एक और शब्द आगे चल करके आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसकी संख्या 17 है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास शब्द कहाँ से आया। सतत विकास से संबंधित जो अवधारणा है वो किस रिपोर्ट में आया था। तो इसकी कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि जब प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं सदी में, उसके बाद जो पर्यावरण पर प्रभाव देखने को मिला, उसके परिणाम स्वरूप मानव जाति ने ये समझा कि इस समस्या का समाधान करना है और उस समस्या का समाधान करने के लिए यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस हुआ। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था स्वीडन में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम में होने की वजह से इस सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, जैसे पहली जो क्लास थी, इससे पहले की क्लास हम लोगों ने बात किया था कि बेसल मानक क्या होता है। बेसल मानक का बेसल मानक नाम ही क्यों पड़ा, उसके संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था कि चूँकि बेसल शहर में हुआ था इसलिए उसका नाम बेसल पड़ा। तो यह भी जो सम्मेलन हो रहा है स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ, इसलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो सही नाम है मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है या संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। आपके जहन में यह आ रहा होगा कि यह सम्मेलन किससे संबंधित था। तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित था, पर्यावरण के संवर्धन से संबंधित था। अब इसको लेकर के जो बातें हुई, जो चर्चा हुई, फिर उसके बाद 1972 में 20 वर्ष बाद इसी बात को लेकर के दोबारा मिला गया, यानी कि 1972 के बाद 20 वर्ष जब बीत गए तो 20वीं वर्षगांठ में दोबारा मुलाकात होती है और ये है 1992 की बात। 1992 में जो सम्मेलन हुआ उसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं और पृथ्वी सम्मेलन में जो पार्टियां शामिल थीं, उन पार्टियों को लेकर के जो सहमति बनी, सहमति बनने के बाद ये हुआ कि हम क्रमशः इस पर काम करेंगे और इसकी प्रगति का मूल्यांकन करेंगे, अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसी को लेकर के जो सम्मेलन होता है उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहते हैं 1992 में हुआ, वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील के, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए उसको पृथ्वी सम्मेलन भी कई बार कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अब COP से संबंधित जो बातें थीं वो आप लोगों ने समझ लिया। यह शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो हरित, लचीले और न्यायसंगत भविष्य के निर्माण से संबंधित है। निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में जलवायु वित्त पर जोर देता है। अब सवाल ये है कि जलवायु वित्त का मतलब क्या होता है और जलवायु वित्त कैसा हो सकता है।
तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन जलवायु परिवर्तन से संबंधित परिस्थितियों से निपटने के लिए वित्त की बात करता है। जब वित्त उपलब्ध होगा तो हरित टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा, नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया जाएगा, उसके लिए वित्त की आवश्यकता है ही। तो ये वित्त कैसा हो सकता है? स्थानीय हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। किस लिए है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से निपटने के लिए है। अच्छा, जो ये जलवायु वित्त की बात की जा रही है, जलवायु वित्त के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो या तो हो सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र से उसको उपलब्ध कराया जाए, या निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, या वैकल्पिक हो सकता है। तो जलवायु वित्त आप लोगों ने समझ लिया, इसका मतलब क्या है। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, और हमें जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उन ऊर्जा के स्रोतों से अपने आप को शिफ्ट करना है। किस पर? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर जाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, और उसके लिए वित्त की आवश्यकता है। ठीक है। इस सम्मेलन के दौरान विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया है। इसमें वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों, यहाँ पर देखें, विश्व के नेताओं और विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए साथ लाया गया है। विश्व के नेता, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी विश्व के नेता हैं, वैश्विक नेता हैं। विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको एक साथ लाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ इसी से संबंधित जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन है, या हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन से संबंधित बातें हैं, ये क्या हैं? यह हरित अर्थव्यवस्था का अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाले कई सारे मंच हैं, एकमात्र मंच ये नहीं है। अच्छा, ये कार्य क्या करेगा? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और संधारणीयता एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसकी संख्या 17 है, को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जब क्लास की शुरुआत मैंने किया था, तो मैंने ये कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहाँ से आया। दरअसल मैंने 1972 की बात की और 1992 की बात की। बीच वाला जो सेगमेंट है, बीच वाले सेगमेंट में 1983 की बात है। एक महिला थी, हर्ले, और उनका जो पूरा नाम है हर्ले ब्रटलेन कहा जाता है। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया, और उस कमीशन में विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, वे स्वेच्छा से शामिल हुए, और इस उद्देश्य से शामिल हुए कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां मानव या संपूर्ण, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांड के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो समस्त जीवधारी हैं, आप पृथ्वी की बात कर सकते हैं, पृथ्वी पर जो समस्त जीवधारी हैं, उन जीवधारियों के समक्ष जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन चुनौतियों, उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। इसको कहा जाता है ब्रटलेन कमीशन। ब्रटलेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में। उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। उसी साझे भविष्य में SDG यानी कि सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था, और वहाँ से SDG गोल ये आगे चल करके परिवर्तित होकर के आता है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाया गया था, 2000 से लेकर के 2015 तक उसे पूरा करना था। फिर COP21 हुआ पेरिस में, और COP21 में SDG गोल को अपनाया गया, जिसे वर्ष 2030 तक पूरा करना है, और इसके लक्ष्यों की संख्या 17 है, मैंने पहले भी कहा है। तो SDG को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, ताकि इस दिशा में वो प्रयास कर सकें, सुझाव दे सकें कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। प्रमुख इसके स्तंभ क्या हैं? तो डीकार्बनाइजेशन। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब है कि वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके उत्सर्जन को कम करना। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि नेट जीरो लक्ष्य क्या है।
नेट जीरो लक्ष्य जो भारत ने अपनाया है 2070 तक, अर्थात जो लक्ष्य रखा है, पंचामृत जो बोला गया था भारत की तरफ से COP26 में, जिसमें 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन सभी लक्ष्यों में से एक ये भी था कि वर्ष 2070 तक भारत जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना ही कार्बन उत्सर्जन का अवशोषण कर लेगा। यानी कि मान लीजिए 10 यूनिट हमने उत्सर्जन किया और 10 यूनिट का हमने अवशोषण कर लिया, तो इक्वल कितना हुआ? 0। इसी को कहा जा रहा है नेट जीरो लक्ष्य। ठीक है। इसके बाद ये भी रखा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रगति, हम नवीकरणीय ऊर्जा के तरफ बढ़ें और जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर हम अपनी निर्भरता कम करें। जलवायु वित्त के बारे में मैंने आपसे बताया ही। चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था 3R की बात करता है। 3R का मतलब क्या है? जैसे हम रिड्यूस करेंगे, रिसाइकल करेंगे और रिसाइकल करने के बाद रीयूज करेंगे, तो ये क्या हो गया? चक्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थात ये 3R की बात कर रहा है। ठीक है। नीति एवं नियामक ढांचे की बात कर रहा है ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात करता है। जलवायु परिवर्तन में युवा की बात करता है और भोजन एवं पानी की भी बात करता है। तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थीं उन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। महिला उद्यमिता मंच के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है, फोटो में भी दिख रहा है। चर्चा में क्यों है? नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है। अब ये महिला उद्यमिता मंच क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक जो शब्दावली यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, जिसमें भूमि, मजदूर, पूंजी और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कह लीजिए, उद्यमशीलता कह लीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक सेक्टर का विकास इसलिए नहीं हो पाया, उसके अन्य कारण भी रहे हैं, लेकिन उन कारणों में यह भी कारण शामिल है कि हमारे अंदर उद्यमशीलता की कमी है। यानी कि उद्यमशीलता कोई छोटी अवधारणा नहीं है। तो उद्यमशीलता कैसी अवधारणा है? उद्यमशीलता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यवसाय शुरू करना, आप किसी व्यवसाय को शुरू करें और जब व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको उत्पादन करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी, अर्थात आप जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। साथ ही प्रबंधन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। आप अगर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रबंधन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उस व्यवसाय के विस्तार करने की भी क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए आपके पास नीति होनी चाहिए। अवसरों को पहचानने की कला भी होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना पर्याप्त अवसर मौजूद हैं, उस क्षेत्र में हम अपनी उद्यमशीलता का पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं या उसका लाभ दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। जोखिम को हमें समझने की भी आवश्यकता है और ये सब एक व्यक्ति अर्थात उद्यमी में होता है। और इसी को मिला करके जैसे जोखिम का आकलन करना और अभिनव विचार आप कह सकते हैं या नवीन विचार आप कह सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र में आप और ज़्यादा सक्सेस हो सकें। इन सभी के सम्मिलित रूप को उद्यमी कहा जाता है, उद्यमशीलता कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच। अब यहीं से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जब ये कहा जा रहा है कि व्यवसाय शुरू करना, उद्यमिता का मतलब होता है व्यवसाय शुरू करना, प्रबंधित करना और उस व्यवसाय का विस्तार करना, अवसरों को पहचानना और जोखिमों का प्रबंधन करना, उनका आकलन करना, फिर प्रबंधन करना। और साथ ही साथ आपके पास कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए या अभिनव विचार होने चाहिए जिससे आपके उद्योग का, आपके बिजनेस का विस्तार हो सके। तो ये महिलाओं में विकसित करने वाला ये मंच है। ठीक है। यानी कि उद्यमिता की भावना का विकास करने वाला ये मंच है। अब बात कर लेते हैं, पहल किसकी है? नीति आयोग की है। कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना महिला उद्यमिता मंच में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य है, तेलंगाना में ही किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए, उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे तो जो मैंने उद्यमशीलता के बारे में बातें बताई हैं वो सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर पाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है, महिला उद्यमियों का समर्थन करना है। तो दोनों बातें आपके समझ में आ गई। अच्छा, आप बढ़ावा देंगे यानी कि उद्यमशीलता का विकास होगा
और उद्यमशीलता का विकास होगा तो हम रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि हम रोजगार प्रोवाइडर होंगे, रोजगार उपलब्ध कराने वाले होंगे। महिला उद्यमियों का समर्थन करेंगे तो समर्थन करने का मतलब ये है कि उद्यमशीलता की भावना में और ज़्यादा विकास होगी। आगे बढ़ें। महिला उद्यमिता मंच के बारे में शुरुआत वर्ष 2018 में नीति आयोग के द्वारा किया गया था, एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया था। अब यहाँ पर एक शब्द है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब होता है एक वह व्यक्ति जो सभी स्रोतों से, ठीक है, चीज़ों को एकत्र करता है, मतलब सामग्री एकत्र करता है और प्रोवाइड कराता है, तो एग्रीगेटर, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, हम लोगों ने पहले इसके बारे में चर्चा किया है। तो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया। अच्छा, उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को हमें सशक्त बनाना है और सशक्त बनाने के साथ साथ यह किस पर आधारित है? तो यह 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। कौन से सिद्धांत हैं? देखिए, इच्छा शक्ति उद्यमी बनने की, ज्ञान शक्ति जिसके द्वारा आप बन सकते हैं, और कर्म शक्ति आपके अंदर करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें इसके संदर्भ में हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ें। पीएम इंटर्नशिप योजना। अब यहाँ पर जो शब्द है ना इंटर्नशिप, इसका मतलब क्या होता है? इंटर्नशिप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने आईटीआई कर लिया, आईटीआई आपने इलेक्ट्रीशियन से किया, फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। तो जॉब मिलने से पहले आपने थ्योरी तो पढ़ रखा है, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान आपके पास नहीं है। तो फिर आईटीआई करने के बाद आप किसी ऐसे फैक्ट्री में जाते हैं जो आपका सेक्टर है, जिससे आपने किया है, जिस सेगमेंट से आपने किया है, उस सेगमेंट वाली फैक्ट्री में जाते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, अर्थात वहाँ पर पेशेवर शिक्षण का अनुभव प्राप्त करते हैं और फिर वहाँ से आपको जॉब मिलना शुरू हो जाता है। तो इंटर्नशिप का मतलब है प्रशिक्षण, एक तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करना, पेशेवर शिक्षण का अनुभव प्राप्त करना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, अब यहाँ पर एक शब्द आया है पायलट प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई योजना शुरू की गई, योजना, तो योजना ऐसे थोड़ी है कि बेखबरी के दौर में, है ना, हमने एक योजना सोचा और इसको लॉन्च कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब ये योजना सफल हुई नहीं हुई वो बात की बात है, हमने बस इसको लॉन्च कर दिया, इसकी सफलता की दर कितनी है, इस योजना में कमियां क्या हैं, हमारे पास उसका डेटा नहीं है। हमने बस लॉन्च करना था, खाना पूर्ति कर दिया, लॉन्च कर दिया। लेकिन जो अच्छे तरीके से कार्य करने की बात होती है, अगर कोई मोबाइल भी आप देखते हैं तो मोबाइल अगर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डमी मोबाइल दिखाया जाता है कि ये डमी मोबाइल है, ये ऐसे काम करता है, इसमें ऐसे चार्जिंग है, इसके ये बटन है, इसमें फिंगरप्रिंट है, इसमें सेंसर है, नहीं है, इत्यादि सारी चीज़ें पहले बता दी जाती हैं डमी मोबाइल के माध्यम से। फिर आपको ओरिजिनल उसका पीस दिखाया जाता है, ठीक है। तब आपको लगता है इसको देखने के बाद अब इस मोबाइल को लिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो आप उसे लेने से इनकार कर देते हैं। तो कोई योजना शुरू करने से पहले, मान लीजिए देश के लिए योजना शुरू हो रही है, तो उसमें धन भी खर्च होगा। धन खर्च होने के साथ साथ ये बड़ी योजना है, प्लानिंग भी करनी होगी। तो प्लानिंग करने से पहले, ये सारे कार्य को करने से पहले उसे प्रायोगिक तौर पर एक छोटे से क्षेत्र में उसे लागू किया जाता है। लागू करके ये देखा जाता है कि इसको लागू करने, अर्थात इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और हमने जो योजना लागू किया है ये कितने लोगों को लाभ पहुंचा पा रही है। तो वहाँ से हमें डेटा मिल जाता है, और डेटा मिल जाता है तो इस योजना में क्या कमी है, इसको कैसे और हम बेहतर बना सकते हैं, इसका कार्यान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन कितना बेहतर हो सकता है, कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, सब डेटा मिल जाता है। और तब उसे पूरे देश में या जहाँ पर क्षेत्र विशेष में लागू करना है, लागू किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि यह पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत किए हैं। अच्छा, आगे बढ़ें। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इतने लोगों को, यानी कि 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। और जब ये हो जाएगा, इतने लोगों को तो इंटर्नशिप, ठीक है, ये दिया जा रहा है। और फिर ये कहा गया कि अगले 5 वर्ष में
1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। ये भी बात समझ में आ गई। पहले ये रखा गया है 2024-25 के लिए और उसके बाद अगले 5 वर्ष में इतना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जो मैंने इंटर्नशिप की डेफिनेशन बताई उसको समझिए। कार्यस्थल जैसी परिस्थितियों का अनुभव कराना कि आप जो ज्ञान लिए हैं, जो आपने अभी तक पढ़ाई किया है, उसके आधार पर आप कितना बेहतर कार्य कर पा रहे हैं, उसके जैसी परिस्थितियां प्रदान करना। जैसे क्या करते हैं आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि केवल आपको किताबें पढ़ने से सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है, आपका भला नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो पढ़ाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायक सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके तब आप देखते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो जो टेस्ट सीरीज कराया जाता है, आपको एग्ज़ाम हॉल जैसा माहौल दिया जाता है कि उस माहौल में बैठ करके आप टेस्ट दीजिए, आप ऐसा महसूस करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर कार्यस्थल जैसी, अगर कहीं आप कार्य कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थितियों का अनुभव प्रदान करना किसका उद्देश्य है? इंटर्नशिप। ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रतिभागी हैं, मतलब इसमें शामिल होने वाले लोग हैं, के लिए नौकरी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना। जब कार्यस्थल जैसी परिस्थितियां आपको मिल जाएंगी तो आपको व्यवहारिक अनुभव उसका हो गया और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर फिर आपको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं या पात्रता मानदंड कह सकते हैं। आयुसीमा अर्थात इंटर्नशिप के लिए आपको 21 से लेकर के 24 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप पूर्णकालिक रोजगार में हैं, पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न हैं, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है, यहाँ पर देखिए एक शब्द है पूर्णकालिक रोजगार। इसका मतलब ये है कि अगर सप्ताह में आपको कहीं कहीं पर 35 है, कहीं कहीं पर 40 है, अगर 40 घंटे आपको काम मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न हैं। ठीक है। तो पूर्णकालिक रोजगार में यदि संलग्न हैं तो आपको नहीं मिलेगा, अर्थात आपको पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों वाले परिवारों के व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे क्योंकि पहले ही उनकी स्थिति अच्छी है। ठीक है। पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो हो सकता है ITI आपको करने को मिल जाए। अच्छा, ITI में, ठीक है, जिन लोगों ने ITI कर लिया है, IIM जैसे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उन संस्थानों से यदि आपने स्नातक किया है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ITI कर लिया है, जो IIM जैसी जो प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर लिया है। इसका मतलब ये है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी पहले से ही अच्छी है, उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि पात्र कौन होगा। IIT यहाँ पर है, ITI नहीं, सॉरी, ITI और कौशल केंद्र में जो प्रशिक्षित युवा हैं, उन युवाओं को यहाँ इस इंटर्नशिप योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत होगी। अब इसका लाभ क्या होगा? आप सोचिए कि हम इसका लाभ अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने में कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद विदेश में भी जॉब करने जाएंगे और वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको वहाँ से जो आय मिलेगी, यानी कि कारक आय की प्राप्ति होगी, उस कारक आय को आप भारत भेजेंगे, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है इकॉनमी की भाषा में। तो रेमिटेंस आप भेजेंगे, तो जो रेमिटेंस होगा वह अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने में सहायक होगा। इसके साथ साथ एक फ़ायदा यह भी होगा, जो आप लोगों ने विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में पढ़ा होगा, कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो भी काम आता है। तो ये भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में, वैदेशिक संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हमारी जो सेवा अर्थव्यवस्था है और मजबूत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रतिभागियों को क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, तो सरकार की ओर से 4500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और कंपनियों द्वारा CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 के तहत, ठीक है, पहल के तहत 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा उनके CSR के तहत, ठीक है। आवेदकों को आकस्मिक खर्चों को कवर करने के लिए अगर कोई ऐसा आकस्मिक खर्च आ गया तो 6000 रुपये एक मुश्त वित्तीय सहायता के रूप में भी प्रदान किया जा रहा है। यहाँ से बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ें। कंपनियों का चयन कैसे किया जाएगा, तो कंपनियों के लिए 3 वर्षों में उनके CSR का व्यय के आधार पर उन्होंने कितना CSR खर्च किया है उसके आधार पर कंपनियों का चयन किया जाएगा। लेकिन कंपनियां इसमें स्वैच्छिक रूप से अपनी भागीदारी निभा सकती हैं, बाध्यकारी नहीं है, चाहें तो इस योजना से जुड़ सकती हैं कंपनियां स्वैच्छिक रूप से। कॉरपोरेट मामले के जो मंत्रालय हैं से अनुमोदन के बाद कंपनियां, बैंक और जो वित्तीय संस्थान है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत 12 महीने की इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है, अर्थात 12 महीने आप प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण, पेशेवर शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। योजना में 6 महीने व्यवहारिक कार्य अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिससे आपका कौशल विकास हो सके। चलिए आगे बढ़ें। एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करें तो एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश को 162 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा किया है। किस लिए दिया है, तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन है, पर्यटन क्षेत्र का विकास हो सके। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है सतत और समावेशी पर्यटन विकास योजना को वित्त पोषित करने के लिए दिया गया है ताकि बड़े पैमाने पर विकास किया जा सके और पर्यटन उद्योग, ठीक है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, उनकी आय इससे बढ़े, ठीक है। आगे चलें, आगे बढ़ें। एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 68 है। मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं मासात्सुंग अस्कावा, ठीक है। स्वरूप क्या है, तो एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन, एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थान है, अर्थात इसमें कोई एक पक्ष नहीं है, बहुपक्षीय संस्थान है। सदस्य इसमें देख रहे हैं, पहले ही कह दिया गया है कि 68 इसके सदस्य देश हैं। कार्य की बात करें तो कार्य ये क्या करता है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है कि भैया ऋण ले लीजिए और आप आगे काम करिए, ठीक है। अगली बात देखें, म्यूचुअल फंड लाइट। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कहीं पर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, एक निश्चित समय के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करने के बाद उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। सामान्य भाषा में, आसान बोलचाल की भाषा में आप उसे म्यूचुअल फंड कह लीजिए, म्यूचुअल, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या हुआ है कि जो सेबी है, अब सेबी ये क्या कर रहा है, सेबी ने निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए उदारीकृत म्यूचुअल फंड लाइट ढांचा पेश किया। एक ढांचा है, इसके माध्यम से क्या क्या लाभ हो सकता है ये समझने की आवश्यकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पहली बात, जो म्यूचुअल फंड पारिस्थितिकी है, म्यूचुअल फंड पारिस्थितिकी तंत्र में नए खिलाड़ियों के प्रवेश को बढ़ावा देना है। नए खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और जब नए खिलाड़ियों के प्रवेश की बात की जा रही है तो हर व्यक्ति ये देखता है कि जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पर जोखिम कितना है। तो ये कहा जा रहा है कम जोखिम वाली योजनाओं के माध्यम से खुदरा जो निवेशक हैं, निवेशकों के लिए विविध निवेश के विकल्प उपलब्ध कराना है ताकि निवेशक निवेश कर सकें। अब बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है अर्थात मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ गई, यानी कि पैसा बढ़ गया। और जब पैसा बाजार में बढ़ा यानी कि लिक्विडिटी बढ़ गई तो ये दो चीज़ों को बढ़ा सकती है। एक को मैं कहूँगा कि इससे जो उपभोग व्यय है, आप निवेश व्यय की बात कर लीजिए, ठीक है, निवेश व्यय बढ़ेगा और निवेश व्यय बढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उपभोग व्यय या भी बढ़ेगा। फिलहाल
इसमें जो कहा गया है, इसका जो उद्देश्य है बाजार में तरलता को बढ़ावा देना। अच्छा, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, दो तरह के। इसके ढांचे की आवश्यकता क्यों थी? अब यहाँ पर देखिए, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जैसा लिखा हुआ है वैसे मैं बता दूं, दूसरा एग्जाम्पल दे करके बता दूं। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ते समय शुरुआती दौर में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है, सिगरेट मैक्सिमम लोग पीते होंगे। तो एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए बत्रा पर आप बैठे हुए हैं, है ना, बत्राबाजी हो रही है बत्रा धाम पर, हालांकि अभी माहौल फिलहाल, तो बत्रा धाम पर आप बैठे हुए हैं, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, आप बगल में बैठे हुए हैं, आप केवल चाय पी रहे हैं, बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सिगरेट और चाय दोनों ले रहा है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक एक साथ चल रहा है, गर्म और ठंडे का मिश्रण चल रहा है, ठीक है। और वो जो इनहेल कर रहा है, इनहेल करने के बाद मतलब सिगरेट का एक कस लगाने के बाद धुआं एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। धुआं जैसे ही उसने छोड़ा वैसे ही आपने चाय की चुस्की ली, और चुस्की लेते हुए ही आपको आनंद आ गया। आपने कहा आह। आपने क्या किया? जैसे ही आपने आराम की सांस ली, वैसे ही जितना उसने धुआं छोड़ा था वो सब कुछ आपने श्वसन क्रिया के माध्यम से अंदर ले लिया। इसको क्या कहेंगे? यह पैसिव स्मोकर है। एक व्यक्ति वो है जो एक्टिव, मतलब एक्टिवली जो पी रहा है वो एक्टिव है, और जो नहीं पीता है फिर भी वो सांस ले रहा है, और श्वसन क्रिया के माध्यम से, चूँकि एटमॉस्फेयर में वो धुआं है, आपने जैसे ही इनहेल किया मतलब श्वास लिया, वैसे ही आपके अंदर चला गया। तो आप पैसिव स्मोकर हैं, एक्टिव और पैसिव। तो दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। जैसे इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स फंड में जैसे यहाँ पर देखिए BSE, सेंसेक्स या निफ्टी 50 जैसे बेंचमार्क इंडेक्स के आधार पर लाभांश प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, इंडेक्स जैसे कुछ कंपनियों का इंडेक्स है, कंपनियां हैं उसमें इनफैक्ट। अब इन कंपनियों में क्या होता है कि आपने एक व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म पर आपने 10,000 रुपये दे दिया। अब ये किस रूप में? म्यूचुअल फंड के रूप में। अब आपने 10,000 रुपये दे दिया इंडेक्स फंड में या किसी भी कहीं पर इस्तेमाल करने के लिए। अब ये लिया किसने है? कोई प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक ये व्यक्ति है, आपका पैसा ये व्यक्ति लिया, और इस व्यक्ति ने अलग अलग स्थानों पर उसी पैसे को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद जो लाभ प्राप्त हुआ उस पर एक समय के बाद जो आपका रिटर्न बनता है, आपका रिटर्न दे दिया, आपको रिटर्न दे दिया। ये हो गया पैसिव। यानी कि ये व्यक्ति जो है जिसने 10,000 रुपये लगाए हैं, इसको रोज जाकर के सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, जो इंडेक्स फंड है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, इससे उसको मतलब नहीं है। उसने इतना लगा दिया है, अब आप समझो आपको देना है। तो ये अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए जहाँ पर इन्वेस्ट करना है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और जो निवेशक है निवेशक को लाभ दे देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है? ये पैसिव है। और एक व्यक्ति है जो मार्केट में उतार चढ़ाव के अनुसार पैसे लगाता है, देखता है, ठीक है, अपने रिस्क पर कि हाँ कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से अगर मार्केट चढ़ रहा है तो लाभ होगा उसको मिलेगा, अगर मार्केट नहीं चढ़ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसी हिसाब से उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। बेंचमार्क इंडेक्स के अंतर्निहित घटकों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के कारण निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। सेबी के अनुसार निष्क्रिय फंड की निवेश रणनीति पहले से ही स्थापित नियमों वाले उपकरणों के आधार पर होती है। आगे ये कहा गया है कि ऐसे में फंड की जो एसेट है, एसेट मतलब परिसंपत्ति, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास परिसंपत्ति आवंटन एवं निवेश उद्देश्य के संबंध में नगण्य विवेकाधिकार होता है। सेबी ने यह भी माना है कि मौजूदा जो ढांचा है, मौजूदा ढांचा मुख्य रूप से सक्रिय जो म्यूचुअल फंड ऑपरेटर हैं उनके लिए है, जो निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो हमें क्या करना है? जो पैसिव हैं उनके लिए बनाने की बात कही गई है।
नवीनतम जो विनियमन है के प्रयोजकों जो म्यूचुअल फंड की स्थापना एवं पंजीकरण करते हैं उनके लिए पात्रता मानदंड से संबंधित शिथिल आवश्यकताएं जैसे नेटवर्थ, ट्रैक रिकॉर्ड और लाभप्रदता आदि शामिल होगी। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि नए हितधारकों के प्रवेश में सहायता होगी। शासन संरचना के संदर्भ में ये सारी बातें जो महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने चर्चा किया उसी से संबंधित है, तो एक एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शासन संरचना के संदर्भ में बात की गई है। इसके साथ साथ निवल मूल्य होल्डिंग्स के लिए जो आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, इसके संदर्भ में बात किया गया है। जोखिम एवं प्रकटीकरण के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सारी बातें इससे संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं वो बताई गई हैं। जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया है या आए तो आप कमेंट करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगा तो आप वहाँ पर नेगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो भी बताएं, बुरा लगा है तो भी बताएं। बाकी अगर आपका कोई सुझाव हो तो भी आप अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।